नमस्कार दोस्तों। नई एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद हमारे देश में आई है। ये पॉलिसी कितने बड़े बदलाव करेगी हमारे देश के अंदर, आपको अंदाजा नहीं होगा। और कई लोगों को तो इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं है कि इसके असल में इम्प्लीमेंटेशन के बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा। पूरे स्कूलिंग सिस्टम को बदल देगी ये पॉलिसी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा इसका, क्योंकि मैंने इसको क्लियर करने में बहुत मेहनत करी है। बहुत मुश्किल से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे बातें तो बहुत लोग करते हैं एजुकेशन पॉलिसी को समझने की, बट समझने वाले लोग कम ही हैं। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ कि एक्चुअल में एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ये पॉलिसी 5 ईयर फंडामेंटल सिस्टम पर बेस्ड है। अब ये 5 ईयर फंडामेंटल सिस्टम क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये पॉलिसी कहती है, पहला इसका केस है, 4 साल का जब बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा हो जाएगा तो नर्सरी में एडमिशन लेगा। क्या लेगा वो? नर्सरी में एडमिशन लेगा। 4 साल का बच्चा नर्सरी में एंट्री करेगा। 4 साल का बच्चा, इसके बाद जब वो बच्चा हो जाएगा 5 साल का, तो वो बच्चा 5 साल का जूनियर केजी में एडमिशन लेगा। जूनियर केजी यानी कि अभी 5 साल का बच्चा होने के बाद फर्स्ट में आता था, अब वो 5 साल का बच्चा जूनियर केजी में एडमिशन लेगा। ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट, जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, 6 साल का बच्चा हो गया आपका, तो वो सीनियर केजी में जाएगा। सीनियर केजी में चला, 6 साल का बच्चा सीनियर केजी में जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। मेरी ख्याल से मेरी वीडियो सफल हो जाएगी अगर आपको समझ में आ गया सब। तो 6 साल का बच्चा सीनियर केजी में आ जाएगा। ठीक है। नंबर 4, 7 साल का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा। क्योंकि अभी 5 साल के बच्चे को ही ले लेते थे स्कूल, अब वो 7 साल का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ पाएगा। ये जो पॉलिसी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश के सिस्टम को चेंज करके रख देगी। 5वां नंबर, 8 साल का बच्चा जब हो जाएगा आपका 8 years old, तो वो बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में माना जाएगा। सेकंड स्टैंडर्ड में। इसके बाद छठे पॉइंट पर आते हैं हम, जब वो बच्चा 9 साल का हो जाएगा। मैं एक एक साल के बाद ये आपकी पूरी पॉलिसी मैंने कन्वर्ट कर दी है। 9 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो तीसरे स्टैंडर्ड में आएगा, थर्ड में। और 7 साल का बच्चा जो होगा, 7वें नंबर सॉरी, 10 साल का बच्चा 10 year old, 10 साल का बच्चा चौथी क्लास में आएगा, फोर्थ स्टैंडर्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा सिस्टम सरकार का क्या है, और आप इसको धीरे धीरे समझने लगे होंगे। नंबर 8, 11 साल का हो गया हमारा बच्चा, नन्ना मुन्ना। अब 11 साल का बच्चा 5वीं क्लास में ही होगा, बस फिफ्थ स्टैंडर्ड। ये भी आप ध्यान दीजिए, 11 साल का बच्चा 5वीं क्लास में रहेगा। ऑलमोस्ट वही है, 1 साल का थोड़ा लेट हो रहा है बच्चा अभी, ऑलमोस्ट वही मान लो आप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हो गए हम 9 साल के, 9वें नंबर पे सॉरी। 9वें नंबर की बात अगर करें तो अब इसको हम कहेंगे 3 year मिडिल। 3 साल मिडिल एजुकेशन के माने जाएंगे, मिडिल एजुकेशन। इसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और 3 साल का मिडिल जो बच्चा होगा, 9वें नंबर पर क्या लिखूंगा मैं आपके लिए, 12 साल का बच्चा हो गया अब आपका। जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो उसको माना जाएगा 6th क्लास में। इसको मिडिल कहा जा रहा है। 10वें नंबर पर आपका बच्चा 13 साल का हो गया। 13 साल का आपका प्यारा बच्चा माना जाएगा 7वीं क्लास में। ध्यान रखिए इस बात को। अब हम 14वें नंबर पर आ गए हैं, लेकिन 14वें नंबर से पहले हम लिखेंगे 4 years सेकेंडरी। तो मैं लिख दूं 14वें नंबर को, अगर अभी मैं यहाँ पर था 10वें नंबर पर, अब मैं 11वें नंबर पर आ गया हूँ। 16 साल का बच्चा हो गया आपका। 16 साल का बच्चा हो जाएगा आपका 8वीं क्लास में। ध्यान रखिएगा इसको। अब मैं 12वें नंबर पर आता हूँ। आपका बच्चा हो गया 15 साल का, अब तक बड़ा होता रहा भगवान के आशीर्वाद से। 15 साल का बच्चा आपका 9th क्लास में आ जाएगा। इस वीडियो को सारे पेरेंट्स को सबको शेयर कर देना ताकि सबको पता चल जाए। अब हम पहुंच रहे हैं 13वें नंबर पर। अब आपका बच्चा हमारे 13वें नंबर पर 16 साल का हो चुका है, यानी कि बच्चा बड़ा हो गया है अब, 16 साल का बच्चा। अब ये एसएससी स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, यानी कि 10th क्लास। और यहाँ पर मैं बता दूं 10वीं के बोर्ड नहीं होंगे, एसएससी कहा जाएगा इसको, एसएससी स्टैंडर्ड।
10वीं के बोर्ड नहीं होंगे, 10वीं के बोर्ड नहीं होंगे, बड़ी बात बता रहा हूँ, 10वीं के बोर्ड नहीं होंगे, याद रखना इस बात को। लीक कर दिया मैंने। 14वें नंबर पर आ गए। अब बच्चा 17 साल का हो गया हमारा। 17 साल का बच्चा को जो स्टैंडर्ड होगा उसको कहा जाएगा FYJC। FYJC की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। FYJC की फुल फॉर्म चेक करो क्या है। 15वें नंबर पर आ गए हम। 18 साल का बच्चा हो चुका है, यानी कि जवान बच्चा हो गया बिल्कुल। 18 साल के बच्चे के स्टैंडर्ड को कहा जाएगा SYJC। तो FYJC की फुल फॉर्म है फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। मैं दोनों फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं। FYJC अब 11th नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। हा क्या नाम है, जूनियर कॉलेज। और अगर मैं कहूं SYJC तो इसको भी आप समझ गए होंगे, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज तो पूरा अमेरिकन तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश हमारे टाइम पे होता, बट कोई बात नहीं। तो यहां तक हम पहुंच गए। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल थिंग्स, स्पेशल पॉइंट्स बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। ये एजुकेशन पॉलिसी पूरे सिस्टम को बदलेगी देश के। स्पेशल पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 पॉइंट, बोर्ड एग्जाम ओनली इन 12th, ओनली इन 12th। तो अगर आपका बच्चा भी 9th में तो अगले साल उसका 10th का एग्जाम नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबल, ओनली इन 12th। असल में 10th में वैसे भी रिजल्ट CBSE बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि बम्पर रिजल्ट आ रहा था, तो 10th की रिजल्ट ही खत्म कर दी। एमफिल नहीं होगी, एमफिल को खत्म कर दिया। एमफिल नाम की कोई डिग्री नहीं बची है। तीसरा, कॉलेज डिग्री अब 4 साल की हो गई है। कोई भी कॉलेज डिग्री 4 साल से कम की नहीं होगी। जैसे मैंने BSc किया था 3 साल का, अब 4 साल की कॉलेज डिग्री होगी। कोई भी कॉलेज 4 साल से कम की डिग्री नहीं दे सकता अब। और एमफिल नाम की चीज खत्म हो गई है। नो 10th बोर्ड, नो 10th बोर्ड्स। अब से 10th में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। 5वीं बात, 5वीं तक के बच्चे, 5वीं तक के प्यारे बच्चे, मैं प्यारे बच्चे लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे होते ही प्यारे हैं। 5वीं तक के प्यारे बच्चे मदर टंग में पढ़ाए जाएंगे। माय गॉड, ये बहुत बड़ा फैसला लिया है मोदी जी ने, मदर टंग में पढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब आप जानते हो, अगर कोई बच्चा तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु के बच्चे को 5वीं तक तमिल भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा यूपी का है तो उसको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, एज पर उस स्टेट की जो लैंग्वेज है। त्रिपुरा का बच्चा त्रिपुरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, मेघालय का बच्चा वही लैंग्वेज में, मणिपुरी का बच्चा मणिपुरी में, कर्नाटक का बच्चा कन्नड़ा में, कन्नड़ नहीं कहते, कन्नड़ा कहते हैं। मैंने एक दिन ट्विटर पे लिखा कन्नड़, तो चिढ़ गए थे वहां के लोग। मैं कहा, कन्नड़ क्या होता है, कन्नड़ा लिखो। ठीक है भाई, कन्नड़ा लिखते थे। तो भाई ये बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी जी ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी ऐसा काम कर पा रहे हैं। हो गई बात ये। इसके अलावा और भी चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूं। छठी बात सुन लो, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा लोकल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश को भी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश कोई भाषा नहीं रही अब, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। मतलब अभी तक क्या होता था, इंग्लिश को एक लैंग्वेज माना जाता था। इंग्लिश का स्थान अब लैंग्वेज में नहीं रहा, इंग्लिश का स्थान सब्जेक्ट हो गया है। लैंग्वेज केवल भारतीय भाषाएं रहेंगी, लोकल भाषा को ही लैंग्वेज माना जाएगा। इंग्लिश अब लैंग्वेज में नहीं रही, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 ये मैं बता चुका हूं कि 12वीं के एग्जाम होंगे। 12th बोर्ड्स ओनली, फिर लिख देता हूं 12th के अलावा कोई बोर्ड नहीं होगा। 8वां नंबर बता देता हूं, पहले 10th का बोर्ड मैंडेटरी था, अब नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम इंक्लूड कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम 9th क्लास से 12th तक, 9 to 12th अब सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 9th के
2 सेमेस्टर, 10th के 2 सेमेस्टर, 11th के 2 सेमेस्टर, 12th के भी 2 सेमेस्टर। तो आप देख सकते हैं अब जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते थे उनको सेमेस्टर का पता होता था, अब 9th से ही बच्चों को सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी। मेरे हो गए 8 पॉइंट। स्कूलिंग का फॉर्मूला क्या होगा? स्कूलिंग फॉर्मूला, स्कूलिंग अब स्टैंडर्ड तरीके से होगी, बच्चों के मजे आ रहे हैं पूरे मोदी जी के आने से। 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला होगा, जिसका मतलब है कॉलेज डिग्री will be of 3 and 4 years, that is certificate on the first year of graduation, diploma on the second year। मतलब अगर कोई बच्चा डिग्री कर रहा है तो ये मैं लिख देता हूं, डिग्री के दौरान अगर एक बच्चा एक ही साल पढ़ पाता है, बाई चांस वो छोड़ देता है पढ़ाई, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या बात है, उसी सब्जेक्ट में। जैसे बीएससी कर रहा हूं तो सर्टिफिकेट इन बीएससी। सेकेंड ईयर अगर उसने कर लिया, 2 साल पढ़ लिया, तो उसको मिलेगा डिप्लोमा। और उसके बाद उसने अगर भाई 3 साल कर ली तो डिग्री मिल जाएगी, 3 या 4 की होगी जो भी। अब आप पूछोगे सर 3 साल की डिग्री भी बता रहे हो, 4 साल की बता रहे हो, मतलब यही मतलब क्या मामला है ये? तो 11वें नंबर पे मैं बता रहा हूं, इस बात को क्लियर कर रहा हूं, 3 साल की डिग्री का 4 साल की डिग्री का मतलब क्या है। अगर तो आप हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते, क्या बात है, अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते तो याद रखिएगा आपकी डिग्री विल बी फॉर 3 इयर्स, डिग्री विल बी फॉर 3 इयर्स। तो आपके लिए डिग्री 3 साल की होगी। अगर आपको हायर डिग्री करनी है, बट इफ हायर एजुकेशन, आपको आगे पढ़ना है, बड़ी पीएचडी करनी है, तो याद रखना आपको 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी। 4 साल की डिग्री। ये हिंदी की वीडियो है तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं ज्यादातर। तो ये बहुत क्लियर हो गया यहां पर कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उसकी डिग्री 4 साल की होगी। ये बात यहां पर बच्चों को समझ लेनी चाहिए, उन बच्चों के लिए जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, एमबीए करनी है, तो 4 साल की डिग्री। और एक कमाल की बात और भी है, 12वां नंबर तो सुन के आप हिल जाओगे। स्टूडेंट्स, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, डूइंग 4 ईयर डिग्री, एक फायदा होगा इससे। सर हम क्यों 4 साल की करें, वो 3 साल की कर रहा है, इसका फायदा मिलेगा आपको। मान लो आपने एमबीए कर ली 4 साल की, स्टूडेंट डूइंग 4 ईयर डिग्री विल बी एबल टू, हिल जाओगे इस बात से, विल बी एबल टू डू एमए इन 1 ईयर ओनली। ओ भाई, अगर आपने 4 साल की बीए करी तो आपकी एमए 1 साल में हो जाएगी, अगर आपने 4 साल की बीएससी करी तो 1 साल में हो जाएगी आपकी। नो एमफिल, अब आपको पीएचडी करने से पहले कोई एमफिल नहीं करनी पड़ेगी। सच बताऊं तो एमफिल की डिग्री ही नहीं बची है, अब आपकी डिग्री नहीं है। अब एमए या एमएससी के बच्चे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। ये बहुत बड़ी होगी बात यहां पर, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा एक बात और भी है, 14वां नंबर भी है मेरे पास। 10th की बोर्ड तो है ही नहीं, 10th बोर्ड्स को तो मना कर दिया। स्टूडेंट्स अदर कोर्सेज इन बिटवीन, मतलब आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपके बीच में कोर्स भी आप सर्टिफिकेट डिप्लोमे ले सकते हो। 15वां नंबर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू अदर कोर्सेज इन बिटवीन, मतलब आप बीच बीच में और भी कोर्स कर पाओगे। अभी तक क्या होता था, एक टाइम में एक ही डिग्री वैलिड होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक टाइम में 2 डिग्री, एक डिग्री दूसरा सर्टिफिकेट डिप्लोमे आप साइड कर सकते हो। मतलब सरकार का प्रयोजन ये है, सरकार का उद्देश्य ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कोर्स भी कर लो जिससे आपको जॉब मिल जाए। तो ये पॉलिसी कैसी लगी आपको, मैं और भी पॉइंट। अच्छा, सरकार का जो वो है इच्छा, वो सरकार चाहती है 2035 तक 50% जो इनरोलमेंट है वो हायर एजुकेशन में हो जाए, तो इतना चाहती है सरकार अभी।
तो अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू डू अनदर कोर्स इन द मिडिल ऑफ अ कोर्स, देन ही कैन डू द सेकंड कोर्स बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द फर्स्ट कोर्स फॉर अ लिमिटेड टाइम। क्या बात है। मान लो, कौन से पॉइंट थे हमारे? 17वां पॉइंट। आप कर रहे हो बीएससी, आपको बीच में लगा नहीं बीएससी के साथ मुझे अभी तो बीएड करना है, तो आप बीएससी से ब्रेक ले लो और आप बीच में बीएड कर सकते हो। फिर बीएड करने के बाद आप दोबारा अपनी बीएससी को कंटिन्यू कर सकते हो। एक लड़का बीटेक कर रहा है, लेकिन उसके स्टेट में निकल गई टीचर की वैकेंसी, उसने कहा नहीं बीएड करना पड़ेगा, तो अपनी बीटेक को रोक के बीच में बीएड कर सकता है, फिर बाद में बीटेक को पूरी कर सकता है, इसके लिए उसको छूट मिलेगी। तो भाई ये तो पॉइंट्स में इतने सारे निकाल चुका हूं, देखो सारे कोर्स रीजनल लैंग्वेज में होंगे, वर्चुअल लैब्स होंगी। 18वां पॉइंट, कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज, अब ये जो इंग्लिश का एक वो है ना, बहुत से बच्चे से, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, हमारे जैसे बच्चों को, कि इंग्लिश में एकदम पढ़ना पड़ता है बीएससी में। अब कोर्सेज रीजनल लैंग्वेज में होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। वर्चुअल लैब बनेंगी, ओहो वर्चुअल लैब्स, मतलब जहाँ पर लैब नहीं बन सकती वहाँ पर वर्चुअल लैब बनाई जाएंगी, ताकि बच्चे वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक चीज तो आपको बताना ही भूल गया मैं 20वें नंबर पर, नेफ्ट बनेगा, NEFT। नेफ्ट की फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके। नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम। नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम, ये बनाई जाएगी। क्या बात है, नेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू करी जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हमारे देश में 45,000 कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस अभी काम कर रहे हैं, इनको कमांड करेगी ये लैब। तो एक चीज और बहुत बड़ी है, 22वां पॉइंट, जो आपको हिला देगा, सेम रूल्स फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए सारे कॉलेजों के लिए सेम रूल चलेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, छोटे हो, बड़े हो, गवर्नमेंट के हो, डीम्ड हो, कोई भी हो, सबके लिए। और भैया ये अशोक प्रधान जी का आदेश है, ठीक है, इसको जो है जो हमारे वो हैं प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी टाइम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात चल रही है, बट इसको लोग समझ नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पर 22 पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये सारे पॉइंट्स, ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से तो, और ये पूरी वीडियो आप शुरू से देखिएगा एक बार, है ना। तो 10th वालों के तो मज़े आ गए, बोर्ड नहीं होंगे, और डिग्री वालों के मज़े आ गए कि वो एक साथ डिग्री के साथ साथ और भी कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा डिग्री को बीच में छोड़ के और कोर्स शुरू कर सकते हैं, फिर डिग्री पकड़ सकते हैं। और अगर किसी ने 1 साल ही कॉलेज किया तो वो उसका सर्टिफिकेट ले सकता है, 2 साल का डिप्लोमा ले सकता है। तो मज़े ही मज़े हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है फीस भी रिड्यूस होगी अब। तो इस वीडियो को, आपसे बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अपने पेरेंट्स को शेयर कर दें, और अगर आप पेरेंट हो इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को शेयर कर दें। और जितने भी स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में। सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसके अलावा आप जो सरकारी वो है इसका गैजेट, उससे भी इसको मैच कर लें। भूल चूक लेनी देनी, गलती के लिए माफ़ करें, वैसे तो कुछ गलती नहीं है, बट एक कहना पड़ता है ऐसे, ठीक है। थैंक यू सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।